बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, आज हमने अपना सबक नंबर 5 शुरू करना है, जिसका नाम है प्यारा वतन। क्या नाम है? प्यारा वतन। बेटा, ये आपकी नज़्म है। क्या है? ये आपकी नज़्म है। अब बेटा, आपको पहले भी ये बात मैंने समझाई थी कि उर्दू में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक नसर, यानी जो हम कहानी या जो वाक़या पढ़ते हैं किताब में, और दूसरी होती है नज़्म। क्या होती है? नज़्म। अब नसर में आप देखते हैं, हम कहानियाँ पढ़ते हैं, मज़ामीन पढ़ते हैं, वाक़यात पढ़ते हैं, और ये तमाम चीज़ें जुमलों की सूरत में मौजूद होती हैं। यानी आप एक लाइन या एक जुमला पढ़ते हैं, उसके बाद उससे आगे ही दूसरा जुमला शुरू हो जाता है। जबकि नज़्म छोटे छोटे मिसरों की शक्ल में मौजूद होती है। यानी एक मिसरा होता है, उसके बाद दूसरा मिसरा। जब आप वो दोनों मिसरे मुकम्मल करते हैं तो एक शेर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक शेर बन जाता है। और ये मिसरे एक ख़ास तरतीब से लिखे जाते हैं। यानी हम इसमें मिसरों को आगे पीछे नहीं कर सकते। ये एक ख़ास तरतीब से लिखे जाते हैं, और जब 2 मिसरे आपस में मिलें तो शेर बनता है। और अगर बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हर किसी नज़म में 2 से ज़्यादा मिसरे भी होते हैं। यानी 3 मिसरे भी होते हैं, 4 मिसरे भी होते हैं। तो अगर आपके 3 मिसरे इकट्ठे आते हैं तो उसे मुसल्लस कहा जाता है। अगर 4 मिसरे इकट्ठे आते हैं तो उसे बंद कहा जाता है। इसी तरह अगर 6 मिसरे इकट्ठे आए तो वो मुसद्दस कहलाती है। वो नज़्म क्या कहलाती है? मुसद्दस कहलाती है। अब बेटा, हमने ये नज़्म शुरू करनी है, प्यारा वतन। आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 24 यानी पेज नंबर 24 खोलें, और आपने बेटा मेरे साथ साथ इसको समझना है, क्योंकि आप जानते हैं कि तशरीह में थोड़ी सी मुश्किलात आपको पेश आती हैं। तो आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको तशरीह करने में आसानी होगी। ठीक है बेटा जी, शुरू करते हैं। ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब देखिए बेटा, इस नज़्म में वतन से मोहब्बत की बात की गई है, वतन की अहमियत बताई गई है। आप जानते हैं बेटा कि हमारा मुल्क बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। अगर हमारे बुज़ुर्ग कुर्बानियाँ ना देते या अलग वतन के लिए कोशिश ना करते तो हो सकता है कि हम आज ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे होते। हम किसी के ग़ुलाम होते, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते, या हम हिंदुओं के ग़ुलाम होते। तो ये हमारे बुज़ुर्गों ने हम पर बहुत एहसान किया है, और उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं अलग वतन के लिए, और उनकी इन कुर्बानियों की वजह से आज हम एक अलग वतन में सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी शायर जो है वो वतन की मोहब्बत बयान कर रहा है, वतन की अहमियत बयान कर रहा है, वतन की इज़्ज़त के बारे में बात कर रहा है
कि मुझे अपना वतन जान से भी ज़्यादा प्यारा है। जान सबसे कीमती चीज़ होती है। यानी आप देखें, आपको अगर चोट लगती है तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है, आप उस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए क्या क्या कोशिशें करते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि ये हमारा वतन जो है वो हमारी जान की तरह है, कि जिस तरह हम अपनी ख़ुद की हिफाजत करते हैं, अपनी जान की हिफाजत करते हैं, हमें उस तरह अपने वतन की भी हिफाजत करनी चाहिए। तो अगर हम ये सोच लें तो हमें जो है वो वतन की अहमियत पता चलेगी कि हमारा वतन जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो हम इसमें शायर यही कह रहा है कि मुझे अपना वतन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मेरा वतन जन्नत जैसा है। यानी जिस तरह जन्नत के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत पुरसुकून जो है वो माहौल होगा, खाने पीने की अशिया बहुत वाफर मिकदार में होंगी, और आपने जो अच्छे काम जिन्होंने किए होंगे उनको वो जन्नत मिलेगी। तो इसी तरह यानी वो तो हमारे अमाल के बाद है, लेकिन ये वतन जो है वो हमारा जन्नत का टुकड़ा है कि हम एक आज़ादी से इस वतन में सांस ले रहे हैं, क्योंकि आज़ादी जो है वो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। और हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। ये आपने ये मिसरा पढ़ा है ना, सुहाना है सुंदर है सारा वतन, कि हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। और उसकी खूबसूरती जो है हमारे वतन की, वो हमें मजबूर करती है कि हम उससे मोहब्बत करें। यानी हमें अपने वतन से ज़्यादा मोहब्बत होती है, क्योंकि हमारा वतन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यही वजह है कि हमें हमारा वतन बहुत ज़्यादा प्यारा है। बेटा पहला बंद समझ में आ गया जी। दूसरे बंद पर आ जाइए। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए, लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब देखिए मज़ीद जो हमारे वतन में चीज़ें हैं, जो इर्द गिर्द का माहौल है, उसकी वजाहत करते हुए शायर ने इस बंद में कहा है कि मेरे वतन में हरे भरे जंगल हैं। यानी आप देखें दरख्त सरसब्ज हों तो वो हरे भरे हो जाते हैं, देखने में खूबसूरत लगते हैं। और जहाँ पर दरख्त ज़्यादा हों, एक ही जगह पर ज़्यादा दरख्त अगर मौजूद होते हैं तो वो जंगल कहलाता है। तो यहाँ पर उसने यही कहा है कि हमारे वतन के जो जंगल हैं वो हरे भरे हैं, और यहाँ पर खूबसूरत बाग हैं, और बाग जो हैं वो फूलों से भरे हुए हैं, और फूलों की खुशबू ने उन बागों को मुअत्तर कर दिया है, बहुत खुशबूदार बना दिया है। हर तरफ परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे हैं। पूरा वतन एक खूबसूरत बाग का मंजर पेश कर रहा है, और इसी खूबसूरती की वजह से पूरे मुल्क में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यानी लहकता महकता के लहलहाते खेत भी हैं यहाँ पर, और खुशबूदार बागात भी हैं, जिसकी वजह से हमारे वतन में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इसलिए हमें हमारा वतन अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। समझ आ गया बेटा जी। तीसरा बंद देखिए। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब देखिए बेटा इस बंद में शायर कह रहे हैं कि हमारे वतन के बागों में हर वक्त बहार रहती है। यानी फूल खिलते हैं, कभी फूल खिल रहे होते हैं, कभी जो दरख्त हैं उन पर फल लगे हुए होते हैं, परिंदे आते हैं चहचहाते हैं, जो फूलों की खुशबू है वो बागों में फैली होती है, जो फल हैं वो बागों की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। तो इस तरह जिस तरह बाग में हर वक्त बहार रहती है, इस तरह हमारा वतन जो है वो हर वक्त महकता रहता है, हर वक्त खुशबू से भरा रहता है। इस पर कभी भी ख़ज़ां नहीं आती, यानी कभी भी वीरानी नहीं आती, और फूल ही फूल खिले रहते हैं, यानी हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। और जिस तरह अल्लाह ताला हम पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमाता है, इसी तरह
जब हमारे वतन पर अल्लाह ताला की रहमत की घटाएं छाई रहती हैं, यानी हर तरफ अल्लाह ताला की रहमत टपकती नज़र आती है और जिस हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ कायम हो जाती हैं, इसलिए मुझे मेरा वतन सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। समझ आ गया बेटा? जी, अपना बंद नंबर 4 देखिए जो कि सफ़ा नंबर 25 पर है, पेज नंबर 25 पर। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं, ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब देखिए बेटा, ये आपकी नज़्म का आखिरी बंद है। इसमें शायर कहते हैं कि हमारा वतन इतना खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम वतन से मोहब्बत करने पर ख़ुद को रोक नहीं पाते। यानी हमारा वतन इतना खूबसूरत है तो हम अपने वतन की खूबसूरती के किस्से दूसरों को सुनाते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा वतन जो है वो कितना खूबसूरत है। और हमारे लबों पर यानी हमारे होंठों पर दिन रात वतन से मोहब्बत के तराने होते हैं, क्योंकि हमारी पहचान वतन से है। वतन है तो हम हैं, और अगर वतन नहीं है तो हमारी भी कोई हैसियत नहीं है। बेटा, इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह है कि अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो और आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप फ़ख्रिया तौर पर यानी फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, पाकिस्तान हमारी पहचान है, हमारे आज़ाद होने की पहचान है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। तो वतन है तो हम हैं, यानी हमारी आज़ादी की वजह हमारा वतन है। अगर हमारा वतन आज़ाद ना होता तो हमारी भी कोई हैसियत ना होती, हमारी भी कोई अहमियत ना होती। हो सकता है कि हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो इसलिए हमें अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने आज़ादी जैसी नेमत दी है और हम आज़ाद मुल्क में जो है वो सांस ले रहे हैं। इसलिए हमें हमारा वतन सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। समझ आ गया बेटा? ये आपकी नज़्म थी और मैंने आपको इसकी तशरीह बहुत वाज़ेह तरीके से बता दी है। आप इसको बार बार जब पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब बेटा, इसके सबसे पहले तो अल्फाज मायने इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला लफ्ज़ है सुंदर। सुंदर यानी खूबसूरत, सुंदर खूबसूरत। फसाना ऐसी बात जिसमें हकीकत ना हो, यानी ऐसी बात जो कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो, उसमें हकीकत ना हो। सरसब्ज़ हरे भरे, सुहाना प्यारा, लहकना लहराना, भरपूर मुकम्मल, टुकड़ा हिस्सा, महकना खुशबूदार, यानी जो खुशबू से भरा हुआ हो। समझ आ गया बेटा? अब इसका पहला सवाल देखेंगे आप। हमारा पहला सवाल है जान से प्यारा होने का क्या मतलब है? क्या सवाल है हमारा? जान से प्यारा होने का क्या मतलब है? आपको बेटा PDF फाइल के ज़रिए ये काम भिजवाया गया है, तो आप अपने लिखे हुए काम को भी अगर सामने रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इसके पहले सवाल का जवाब क्या आपने अभी मैंने आपको समझाया है कि जान से प्यारा होने का क्या मतलब है, तो क्या आप इसका जवाब लिखेंगे? जान से प्यारा होने का ये मतलब है कि जान यानी हमारी जान दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा प्यारी होती है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, उसे जान से प्यारा होना कहेंगे। यानी हमें अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ अपनी जान से भी बढ़कर प्यारी हो तो उसे हम जान से प्यारा होना कहेंगे। समझ आ गया बेटा? सवाल नंबर 2 है
शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है? क्या सवाल है आपका? शायर ने जन्नत का टुकड़ा किसे कहा है? अब आपने पूरी नज़्म अभी पढ़ी है, आपको फ़ौरन जहन में आ गया होगा किसे कहा है? अपने वतन को। जी, शायर ने जन्नत का टुकड़ा अपने वतन को कहा है क्योंकि वतन जन्नत की तरह हसीन और ख़ूबसूरत है। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे वतन के जंगल और बागात कैसे हैं? क्या सवाल है? हमारे वतन के जंगल और बागात कैसे हैं? जी, अभी हमने दूसरे बंद में पढ़ा है कि हमारे जंगल और बागात कैसे हैं। क्या लिखेंगे आप इसका जवाब? हमारे वतन के जंगल सरसब्ज और लहकते हुए हैं और बागात खुशबूदार और महकते हुए हैं। यानी फूल हैं तो खुशबू से महक रहे हैं, और जंगल में दरख्त हैं, खेत हैं तो वो सरसब्ज हैं और लहकते हुए यानी लहरा रहे हैं। जब हवा चलती है तो आप देखते हैं कि दरख्त भी जो हैं वो हिल रहे होते हैं, तो वो उनका जो हिलना है वो लहराना कहलाता है। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटाओं के रंग लाने के क्या मायने हैं? क्या सवाल है आपका? घटाओं के रंग लाने के क्या मायने हैं? अब आपने ये अपने तीसरे बंद में पढ़ा है, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है। तो क्या लिखेंगे आप कि घटा छाती है, यानी जब घटा हर तरफ फैल जाती है तो बारिश बरसती है। इस बारिश की वजह से बागों में फूल खिलते हैं और सारा बाग खूबसूरत नज़र आता है। इसीलिए घटाओं के रंग लाने से मुराद है कि हर तरफ फूल का खिल जाना। अब देखिए उन्होंने कितनी अच्छी मिसाल आपको दी है कि घटा जब चारों तरफ आसमान पर छा जाती है तो बारिश बरसती है, और फिर उस बारिश से क्या होता है? बागों में फूल खिलते हैं जिससे बाग खूबसूरत नज़र आता है। तो यहाँ पर घटाएं छाने से क्या मुराद है, या घटाओं के रंग लाने से क्या मुराद है कि हर तरफ फूलों का खिल जाना, यानी हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाना। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदर के लिए और कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं? आपने अभी अल्फाज मायने में पढ़ा है सुंदर यानी खूबसूरत, तो यहाँ आपका सवाल है सुंदर के लिए और कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आप सोचें, सुंदर का मतलब होता है खूबसूरत। एक तो ये इसका लफ्ज़ हो गया, और क्या होंगे? प्यारा, जी, हसीन, जमील, आँखों को अच्छा लगने वाला, लुभाने वाला। समझ आ गया बेटा? जी। नेक्स्ट बेटा, आप लोग अपनी किताब का पेज नंबर 25 देखेंगे। 25 का क्वेश्चन नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। मैं फिर बेटा आपसे कहूँगी कि नज़्म में जो अशार होते हैं उसके हर शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। हम उसको लाइन नहीं बोलेंगे, हम उसको जुमला नहीं बोलेंगे, वो हमारे क्या हैं? मिसरे हैं। क्या हैं? मिसरे। तो अब उन्होंने यहाँ पर MCQs कुछ दिए हैं मिसरों की शक्ल में ही, और ब्लैंक्स बता दी हैं हमने, और उसके ऑप्शंस बता दिए गए हैं। आपने जो दुरुस्त ऑप्शन होगा उसको आपने सर्कल करना है। जैसे कि पहला है, ना हो क्यों हमें डैश से प्यारा वतन। तो ऑप्शंस आप देखेंगे कि कौन से? जी, इसमें जीम वाला ठीक है, जा। ना हो क्यों हमें जा से प्यारा वतन, ठीक है। दूसरा है, सुहाना है डैश है सारा वतन। अभी आपने पढ़ा है सुहाना है सुंदर है सारा वतन, तो अलिफ इसमें दुरुस्त होगा सुंदर। ये सरसब्ज जंगल डैश हुए। जंगल अब क्या करते हैं, यानी आपने अभी पढ़ा है
कि जंगल महकते हैं या क्या करते हैं? जी, दुरुस्त ऑप्शन क्या है इसका? लहकते। क्या ऑप्शन है? लहकते। जी, ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए। नेक्स्ट है बेटा आपका, बहारें हैं डैश में छाई हुई। अब इसमें दुरुस्त ऑप्शन क्या है? बागों। क्या ऑप्शन है? बागों, यानी बहारें हैं बागों में छाई हुई। नेक्स्ट आपका है, घटाएं हैं क्या डैश लाई हुई। अब घटाओं का बताना है, तो क्या इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा? रंग। क्या ऑप्शन होगा? रंग। घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। समझ आ गया बेटा? जी, अब आप अपने पेज नंबर 26 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फाज मुतज़ाद, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पहला लफ्ज़ है जन्नत। जन्नत का उल्ट क्या होगा? दोज़ख। क्या होगा? दोज़ख। ख़िज़ां। ख़िज़ां का मुतज़ाद क्या होगा? बहार। ख़िज़ां का मुतज़ाद क्या होगा? बहार। दिन, रात। दिन का मुतज़ाद क्या होगा? रात। फसाना, जिसका मैंने अभी बताया है कि वो उसमें हकीकत नहीं होती, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? हकीकत, यानी ऐसी बात जो कि हुई है। और फसाना ऐसी बात जो हुई नहीं लेकिन हमने उसको फ़र्ज़ कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा खुशी। क्या लफ्ज़ है? खुशी। खुशी का मुतज़ाद है गम। खुशी का मुतज़ाद क्या है? गम। जी, उसके बाद आपका सवाल नंबर 4 है, कॉलम अलिफ में दिए गए हर मिसरे का दूसरा मिसरा कॉलम बे में तलाश करें और उसे दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम जीम में लिखें। अब बेटा देखें, पहले मिसरे लिख दिए गए हैं और दूसरे मिसरे आपने खुद लिखने हैं। जैसे पहला है, ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, तो आपने नज़्म अच्छे तरीके से पढ़ी है तो आपको फ़ौरन ज़हन में आएगा क्या है? जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। ठीक है। अब कॉलम बे का दूसरा है, ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, तो आपके जहन में दूसरा मिसरा फ़ौरन आएगा, ये बागों के मंजर महकते हुए। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बहारें हैं बागों में छाई हुई, तो आपके जहन में फ़ौरन उसका दूसरा मिसरा आएगा, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। क्या मिसरा है? घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। जी, नेक्स्ट आपका है, वतन के फसाने सुनाते हैं हम, तो फ़ौरन आपके जहन में दूसरा मिसरा आ जाना चाहिए, यही गीत दिन रात गाते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट है, हम इसके हैं ये है हमारा वतन, तो इसका अगला मिसरा आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए, क्या है? हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। समझ आ गया बेटा? अब आपका बेटा सवाल नंबर 5 है, नीचे कुछ अशार दिए हुए हैं जो कि मैं पढ़ने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, सुहाना है सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब ये जो ऊपर शेर दिए गए हैं, इनमें आप देखें लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, प्यारा, हमारा, सारा। प्यारा 2 मरतबा आ गया, तो ये हम आवाज़ अगर आप देखें, प्यारा, हमारा, सारा, ये एक जैसी आवाज़ पैदा कर रहे हैं, एक जैसी आवाज़ है इनकी। तो जो एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़िया, जिसे हम आवाज़ अल्फाज भी कहते हैं, लेकिन नज़्म में ये काफ़िया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? काफ़िया। और शेरों के आखिर में आपने देखा है कि हर मिसरे के आखिर में वतन आ रहा है, हर मिसरे के आखिर में वतन आ रहा है। तो वतन क्या है? रदीफ़, यानी जो लफ्ज़ बार बार दोहराया जाता है अशार में, वो रदीफ़ कहलाता है। यानी एक जैसे अल्फाज जो बार बार दोहराए जाते हैं वो रदीफ़ कहलाते हैं। अब बेटा सवाल है आपका कि दिए गए शेरों में
काफिया और रदीफ अलग अलग करें। अब आपके ये देखिए 2 अशार लिखे हुए हैं यहाँ पर, आपने इसमें से काफिया और रदीफ अलग अलग करने हैं। अब सबसे पहला है आपका ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए। अब आप देखें सबसे पहले हम काफिया इसमें से निकालेंगे, तो हमारा काफिया इसमें क्या होगा, आप देखें ये एक जैसे अल्फाज हैं, लहकते और महकते, ये हमारे एक जैसे अल्फाज हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, काफिया। क्या कहलाएंगे, काफिया। ठीक है। अब आखिर में देखें हुए, यहाँ पर भी हुए और यहाँ पर भी, यानी दोनों मिसरों में आखिर में हुए का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, रदीफ। क्या कहलाएंगे, रदीफ। समझ आ गया बेटा। तो लहकते और महकते क्या हुए, काफिया, और हुए रदीफ। अगला शेर देखें, बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। अब देखिए यहाँ पर छाई और लाई, बोलने से पता चल रहा है कि ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो हम आवाज़ अल्फाज हैं तो ये क्या कहलाएंगे, काफिया। क्या कहलाएंगे, काफिया। और आखिर में फिर वो देखें एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, हुई, तो ये क्या कहलाएंगे, रदीफ। ये क्या कहलाएंगे, रदीफ। समझ आ गया बेटा कि जो बार बार दोहराए जाते हैं एक ही अल्फाज, वो रदीफ कहलाते हैं, और जो एक जैसी आवाज़ देते हैं उन्हें काफिया कहा जाता है। समझ आ गया बेटा। अब अपने पेज नंबर 27 पर आ जाइए, अपनी बुक के पेज नंबर 27 पर आ जाइए जी। दी गई मिसाल की रोशनी में कॉलम जीम में दुरुस्त मुतरादिफ लिखें। आपकी किताब पर कॉलम अलिफ, बे और जीम बने हुए हैं। आपने कॉलम अलिफ के अल्फाज देखने और उसका जो मुतरादिफ होगा, अब मुतरादिफ किसे कहते हैं, हम मायनी अल्फाज को, यानी जिसके मायनी एक जैसे होते हैं। जैसे आप ये अल्फाज और मायनी अभी पढ़ रहे हैं, ये अल्फाज और मायनी, तो इन्हें हम मुतरादिफ भी कह सकते हैं कि इनके मायनी जो सेम मायनी हो, एक जैसे मायनी दे, उन्हें मुतरादिफ कहा जाता है। जैसे पहला आपका लफ्ज़ है जन्नत, तो जन्नत का मुतरादिफ है बहिश्त। जन्नत का मुतरादिफ क्या है, बहिश्त। बहिश्त जी। नंबर 2 है सब्ज़, तो आपके जहन में फ़ौरन कलर आ गया कि कौन सा कलर है, सब्ज़, हरा। सब्ज़, हरा जी। नेक्स्ट आपका वर्ड है सुंदर, तो सुंदर के लिए आपने अल्फाज मायने में भी पढ़ा है खूबसूरत, तो आप उसके आगे क्या लिखेंगे, खूबसूरत। खूबसूरत। नेक्स्ट वर्ड है आपका बाग। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बाग। तो बाग जब हम बोलते हैं तो हमारे जहन में वर्ड्स आते हैं उससे रिलेटेड, कौन से, चमन, गुलशन। चमन, गुलशन। और यहाँ पर क्या वर्ड लिखा गया है, चमन। क्या लिखा गया है, चमन। अगला लफ्ज़ है बेटा आपका गीत। गीत, तो आपके जहन में मुतरादिफ फ़ौरन आ जाएगा नगमा। क्या आएगा, नगमा। दिन, तो दिन का मुतरादिफ क्या होगा, रोज़। यानी हम कहते हैं हम हर दिन ये काम करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो वो दिन यानी रोज़, रोज़ का काम। रात, यानी जब रात होती है तो उसका मुतरादिफ क्या है, शब। रात का मुतरादिफ क्या है, शब। समझ आ गया बेटा। ये आपकी नज़्म यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप उन वर्ड्स को, उन सेंटेंसेस को या उन मिसरों को अंडरलाइन करके स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सबक नंबर 5 प्यारा वतन मुकम्मल कर लिया था।
आज हम अपना सबक नंबर 6 नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, आज हम अपना ये चैप्टर शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28, किताब का सफ़ा नंबर 28 यानी पेज नंबर 28 खोलें। जी, अब आप जानते हैं बेटा, सबक में जो है शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सबक में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। अब इस सबक में बताया गया है कि अगर इंसान कोशिश करे, मेहनत करे, तो वो कुछ भी काम कर सकता है या कामयाबी उसके कदम चूम सकती है। यानी अगर हम कोई काम करने का सोचते हैं, कोई चीज़ बनाने का सोचते हैं, तो अगर हम उसकी कोशिश करेंगे और बार बार कोशिश करेंगे, ये नहीं कि अगर एक बार आपने कोशिश की और वो काम सही नहीं हुआ तो आपने उसको छोड़ दिया, आप उसकी बार बार कोशिश करें तो क्या होगा, बार बार कोशिश करने से वो काम आसान हो जाएगा और मुमकिन भी हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहाँ पर नामुमकिन से मुराद है वो काम जो कि आप नहीं कर सकते और मुमकिन से मुराद है जो काम आप कर सकते हैं। तो ऐसा काम जो कि लगता था कि नहीं हो सकता, लेकिन उसकी कोशिश से वो क्या हो गया, उसका सफ़र मुमकिन तक पहुँच गया। यानी नामुमकिन का सफ़र जो है वो मुमकिन तक कैसे पहुँचता है वो हम इस नज़्म में इस किताब में और इस सबक में पढ़ेंगे। जी, खोल ली सबने किताब। जी, सफ़ा नंबर 28। इंसान परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते हुए देखता तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। वो सोचता, काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़ज़ाओं में उड़ता फिरता। अब देखिए, यहाँ पर बताया है कि इंसान की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि जिस तरह परिंदे फ़ज़ा में उड़ते हैं, इस तरह मैं भी फ़िज़ा में उड़ूँ। ठीक है, फ़िज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सौ ने देखे, बहुत सौ यानी बहुत से लोगों ने देखे, मगर इसकी ताबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। यानी पहले वक्तों में, अब तो आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ आ चुके हैं और हेलीकॉप्टर आ चुके हैं जिनसे हम जो है वो फ़िज़ाई सफ़र कर सकते हैं, लेकिन पहले वक्तों में ये चीज़ कोई नहीं जानता था कि परिंदों की तरह उड़ने का ख्वाब कैसे पूरा होगा। अमेरिकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान ना भर सका। उड़ान भरना यानी परवाज़ करना, ऊपर उड़ना। तो उन्होंने कहा कि 1903 में अमेरिकी फ़ौज ने एक जहाज़ तो बना लिया था, यानी जहाज़ का नमूना बन गया था, मॉडल बन गया था, लेकिन वो उस जहाज़ को उड़ा ना सके। एक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए, लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुज़रे थे कि 2 आदमियों ने ये नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये थे विल्बर राइट और उसका छोटा भाई आर्विल राइट। जी बेटा, अब देखें कि अमेरिकी फ़ौज जो है वो ये सोच रही थी कि हमने जहाज़ तो बना लिया लेकिन हम नहीं इसको उड़ा सकते, और एक अमेरिकी अखबार जिसका नाम था न्यूयॉर्क टाइम्स, क्या नाम था, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने क्या लिखा कि शायद इस जहाज़ को सही तरीके से बनाने में
10 लाख साल, 10 मिलियंस ईयर्स से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए, यानी वो एक किस्म का आप समझ लें नाउम्मीद हो गए थे कि वो जानते थे कि वो जहाज़ नहीं बना सकते। तो उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी अरसा लग जाएगा ऐसी चीज़ बनाने में जो कि आसमान में उड़ सके। लेकिन क्या हुआ कि अभी इस खबर को चले हुए सिर्फ 8 रोज़ यानी 8 डेज़ गुज़रे थे कि 2 आदमियों ने इस कारनामे को सरअंजाम दे दिया, यानी जहाज़ को उड़ाया। और जहाज़ को उड़ाकर उन्होंने पूरी दुनिया को, अहले दुनिया का मतलब होता है बेटा पूरी दुनिया, कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। और वो 2 आदमी कौन थे? विल्बर राइट और उसका छोटा भाई आर्विल राइट। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये आपका पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। अब हम विल्बर राइट और आर्विल राइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमरीकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। यानी अब विल्बर राइट का बताया कि वो अमेरिका की एक रियासत है इंडियाना, वहाँ पर 16 अप्रैल 1867 को यानी 1867 को पैदा हुआ। उसका छोटा भाई आर्विल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। यानी वो भी अमेरिका की ही एक रियासत है, लेकिन जगह थोड़ी चेंज है। और वो कब पैदा हुआ? 19 अगस्त 1871 को। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे, यानी वो इकट्ठे रहे, उनमें आपस में यानी इतना सलूक और इत्तेफाक था कि वो भाई भी थे और दोस्त भी थे एक दूसरे के। ठीक है, वो एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। वो मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। पादरी बेटा कहा जाता है चर्च में, जिसको हम फादर कहते हैं। आप देखते हैं ईसाइयों की इबादत गाह है चर्च, वहाँ के जो फादर्स होते हैं उसको उर्दू में पादरी कहा जाता है। तो वो दोनों भाई किन के बेटे थे? मिल्टन राइट एक पादरी का नाम है जिसके वो बेटे थे। और राइट बरादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते, यानी कभी वो एक इलाके में जाते, कभी वो दूसरे इलाके में जाते, यानी जहाँ जहाँ उनके चर्च मौजूद थे वो वहाँ पर जाते थे अपने काम के सिलसिले में। उनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थीं। वो रियाजी और साइंस की माहिर थीं। ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ़ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थीं। वो ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थीं। अब देखें, इसमें वालिद का बता दिया कि वो चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते थे। उनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थीं और वो किस किस में माहिर थीं? रियाजी और साइंस। किस में माहिर थीं? रियाजी और साइंस। और ख़ास तौर पर वो क्या करती थी कि मुख्तलिफ़ आलात को वो बड़ी महारत यानी बड़ी सोच समझ के और बड़ी अक्लमंदी से इस्तेमाल करती थी और वो ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थीं। समझ आ गया बेटा? जी। आर्विल ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ उनमें तजस्सुस उभारे वो उनके बारे में खोज लगाएं। खोज लगाना, पता चलाना, ढूंढना। तो आर्विल ने अपने बचपन के बारे में क्या लिखा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने एक ऐसे घराने में जो है वो आंख खोली
और एक ऐसे घराने में परवरिश पाई जहाँ पर रोक टोक नहीं होती थी। अगर कोई बच्चा कोई काम करना चाहता था तो उसकी हौसला अफजाई की जाती थी कि आप ये काम करो, हम आपका साथ देंगे। और जो चीज़ उनको महसूस होती थी, जिस चीज़ के बारे में वो सोचना चाहते थे या जिस चीज़ के बारे में वो पता लगाना चाहते थे, तो उनके घर वाले उनकी मदद करते थे। ठीक है बेटा। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का रुझान था पूरे घर में। वालदा भी उनको तरगीब करती रहती थी कि पढ़ना चाहिए, और वो ख़ुद भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। 2 लाइब्रेरियाँ मौजूद थीं, यानी उनके घर में 2 लाइब्रेरी किसे कहते हैं बेटा? जहाँ पर मुख्तलिफ़ असबाक चैप्टर्स असबाक की या मुख्तलिफ़ आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट्स की जो हैं वो किताबें वहाँ पर मौजूद होती थीं। और वो कैसी कौन कौन सी किताबें थीं यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है। इनमें से एक मज़हबी किताबों पर मुश्तमिल थी, यानी एक लाइब्रेरी में उन्होंने अपने मज़हब के हवाले से जो किताबें होती हैं उनको रखा हुआ था, जबकि दूसरी में आम किताबों का ज़ख़ीरा था। यानी आम किताबें जिसमें उर्दू भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, सोशल स्टडीज़ भी आ जाती है, साइंस भी आ जाती है, मैथ की किताब भी आ जाती है, यानी आम किताबें जो हैं उनका ज़ख़ीरा यानी वो बहुत ज़्यादा मौजूद थी। मुताले से भी राइट बरादरान में परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा, यानी पढ़ना शुरू किया। राइट, अब चूँकि दोनों भाई जो हैं उन्होंने मिल के ये काम किया था, तो दोनों भाइयों को के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? राइट बरादरान। क्या कहा गया? राइट बरादरान। तो उनको तजस्सुस था पढ़ने का भी। वो कहते थे कि अगर उन्होंने कोई एक चीज़ पढ़ी है तो उसके बारे में मज़ीद तहकीक करें, मज़ीद जानें कि इसमें क्या बताया गया है। 1878 में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए एक खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। अब देखिए, एक मिसाल उन्होंने बता दी कि किस तरह से उनके अंदर तजस्सुस होता था कि हमने चीज़ों के बारे में जानना है। तो क्या हुआ? 1878 में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए क्या लेकर आया? हेलीकॉप्टर, जो कि एक खिलौना था। एक हेलीकॉप्टर लेकर आया, और वो किस चीज़ का बना हुआ था? कागज़, बांस और कॉर्क। कागज़, बांस और कॉर्क, ठीक है। और उसमें एक रबड़ लगा हुआ था, जिसे काफ़ी देर जब घुमाते थे, जैसे आप समझ लें कि एक चाबी सी लगी हुई थी जिसको वो घुमाते थे, और उसके बाद जब वो छोड़ देते थे उसको, तो वो थोड़ी देर फ़िज़ा में बुलंद होता था और फिर वो नीचे आ जाता था। और उसका साइज़ कितना था? जितना आपका एक हाथ होता है, यानी जितना आपका एक हाथ है उतना वो बड़ा था, ठीक है। उस वक्त आरविल की उम्र कितनी थी? 7 साल थी, और विल्बर 11 साल का था। यानी छोटा भाई जो है वो 7 साल का था और बड़ा भाई जो है वो 11 साल का था। जब उन बच्चों ने उस हेलीकॉप्टर को देखा तो उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि हम भी इसके बारे में मज़ीद जानें। तो दोनों भाई उस खिलौने के साथ खेलते भी थे और उनको वो खेल बहुत अच्छा भी लगा, और उन्होंने क्या किया, फिर वैसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की, मगर उसका वज़न इस कदर ज़्यादा हो गया कि उसका उड़ना मुमकिन ना था। यानी जब वो हेलीकॉप्टर जो उनके वालिद ने ला कर दिया था वो ख़राब हो गया, वो फट गया, क्योंकि वो कागज़ का बना हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद भी वो खिलौना बनाने की, यानी हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की। बन तो गया, लेकिन क्या हुआ कि उसका वज़न ज़्यादा हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, और वो उड़ ना सका। उसके बाद खिलौना हेलीकॉप्टर बनाने का तजर्बा अगरचे नाकाम हो गया, यानी वो कामयाब नहीं हो सके उस हेलीकॉप्टर को बनाने में, ताहम इससे उन्हें एक नया ख्याल सूझा यानी नया ख्याल आया। यानी उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया, वो नहीं उड़ सका,
तो वो उनका तजर्बा नाकाम हो गया, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक और ख़्याल आया, और वो ख़्याल क्या था कि उन्होंने पतंगे बनानी शुरू कर दी। आप देखते हैं, आप खुद भी उड़ाते होंगे घरों में, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पतंगे बनानी शुरू की, और वो पतंगे अपने दोस्तों को बेचने भी लगे। उन्होंने कई तरह के डिज़ाइन भी बनाए, और बिलाखिर वो सही डिज़ाइन बनाने में कामयाब भी हो गए। यूँ उनकी पतंगे जो हैं वो लोगों में फ़रोख्त होना शुरू हो गई और उड़ने लग गई, जिनसे उनका कुछ थोड़ा सा नाम हुआ कि वो पतंगे बनाने में बहुत माहिर हैं। समझ आ गए बेटा जी। 1889 में विल्बर की मदद से आर्विल ने एक प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया। प्रिंटिंग प्रेस बेटा जहाँ पर हमारी किताबें, हमारे अखबारात छपते हैं, छापे जाते हैं, उसे प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है। तो 1889 में विल्बर ने आर्विल की मदद से एक प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया। वो अपने बनाए गए प्रेस पर अखबार छापते रहे। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं जहाँ पर हमारी किताबें, हमारे अखबारात, हमारे रिसाले छपते हैं और वो आगे फिर हम तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने क्या छापते रहे? अखबार छापते रहे। 1892 में उन्होंने साइकिल की एक दुकान खोल ली, यानी साइकिलों का काम शुरू कर दिया ठीक करने का। 4 साल बाद जब उन्होंने यानी 1892 में दुकान खोली साइकिल की, उससे 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा। अब आप बेटा देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पेज नंबर 29 पर एक तस्वीर है जिसमें एक जो है वो ग्लाइडर दिखाया गया है कि एक जर्मन कहते हैं, जर्मनी शहर को कहा जाता है, जर्मनी मुल्क को कहा जाता है। तो वहाँ का एक हवाबाज था, उसने ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और उसकी डेथ हो गई, मौत हो गई। इससे भी राइट बरादरान के हौसलों को तक़वियत मिली। तक़वियत का मतलब होता है बेटा ताकत, कि जब राइट बरादरान ने उनके बारे में सुना तो उन्हें बहुत हौसला मिला, उन्हें बहुत ताकत मिली, और उन्होंने सोचा कि इंसान का फ़िज़ा में उड़ने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। शर्मिंदा ताबीर का मतलब है बेटा पूरा हो सकना, कि इंसान जो सोचता है कि वो आसमान पर उड़ सके, फ़िज़ा में उड़ सके, तो वो उनका ख्वाब पूरा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया था फिर 1900 से लेकर 1902 तक दोनों भाई मुसलसल तजर्बात करते रहे, यानी वो मुसलसल तजर्बात करते रहे। समझ आ गए बेटा जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 30 खोलेंगे ताकि हम बाकी रीडिंग मुकम्मल करें। फिर 1903 का वो तारीख़ी लम्हा आन पहुंचा जब ये दोनों भाई नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जस्तजू में कामयाब हो चुके थे। यानी उन्होंने 1900 से लेकर 1902 तक अपना जो है तजर्बात किए, अपने काम को बार बार किया, कोशिश की, और आखिरकार 1903 में वो इस कोशिश में कामयाब हो गए कि जो चीज़ पूरी दुनिया को नामुमकिन लग रही थी कि वो काम नहीं किया जा सकता, उस काम को उन्होंने मुकम्मल कर दिया और वो कामयाब हो गए। ये 17 दिसंबर की बात है। आर्विल 12 सेकंड से ज़्यादा देर फ़िज़ा में रहा, यानी उन्होंने जो जहाज़ बनाया वो उन्होंने 17 दिसंबर को आर्विल ने फ़िज़ा में उड़ाया, और वो कितने सेकंड तक? 12 सेकंड तक फ़िज़ा में रहा। ठीक है। और उस जहाज़ ने कितना फ़ासला तय किया? 37 मीटर का। कितना फ़ासला तय किया? 37 मीटर का फ़ासला तय किया। इस तरह उस रोज़ यानी 17 दिसंबर को दोनों भाइयों ने मज़ीद 3 मरतबा अपने जहाज़ को उड़ाया। विल्बर 59 यानी 59 सेकंड फ़िज़ा में रहा, और उसने कितना फ़ासला तय किया? 260 मीटर। कितना फ़ासला तय किया?
260 मीटर। ठीक है, उसके बाद शुमाली कैरोलिना के मुकाम किटी हॉक पर दोनों भाइयों के अलावा 4 लोग इस नामुमकिन को मुमकिन बनता देख रहे थे। यानी उन्होंने किसी के सामने, उन्हें ये नहीं तजस्सुस नहीं था कि लोग देखें, उन्हें ये शौक़ था कि हम ये काम कर सकें। तो वो दोनों भाई जो है वो इस कोशिश में लगे हुए थे और वो अपने हवाई जहाज़ को फ़िज़ा में उड़ा रहे थे। तो उन दोनों के अलावा 4 लोगों ने इस नामुमकिन को मुमकिन बनते हुए देखा, यानी जहाज़ को उड़ते हुए देखा। एक आदमी ने क्या किया कि इस मंज़र को कैमरे की आँख में महफूज कर लिया। अब देखिए, अगरचे फ़िज़ा में उड़ने का तजर्बा कामयाब हो गया था, लेकिन ज़्यादातर लोग इस कारनामे से वाकिफ़ नहीं थे और वो यकीन भी नहीं करना चाहते थे कि इंसान फ़िज़ा में उड़ सकता है। तो बिलाखिर 1908 में विल्बर फ्रांस गया और उसने 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ने का अमली मुज़ाहरा किया। यानी फ़्रांस के लोग जो थे, वहाँ की हुकूमत और वहाँ के जो लोग थे, उसने उड़कर दिखाया। और वो कितने मीटर तक? 90 मीटर की बुलंदी पर जहाज़ को उड़ाकर ले गया। एक फ्रांसीसी कंपनी विल्बर की उड़ने वाली मशीन बनाने पर आमादा हो गई। यानी एक कंपनी ने उन्हें कहा कि हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। जिन दिनों विल्बर फ्रांस में था तो आरविल ने अमेरिका में परवाज़ें की। यानी विल्बर फ्रांस में अपने इस कारनामे की जो है वो तजर्बात दिखा रहा था और आरविल अमेरिका में दिखा रहा था। इनमें से एक परवाज़ 1 घंटे तक जारी रही। यानी एक परवाज़ को 1 घंटे तक भी जारी रखा गया। अमेरिका का जंगी महकमा, यानी जहाँ पर जंग से जो भी मामलात होते हैं जंग के, वो तय किए जाते हैं और वहाँ पर पूरा अमला मौजूद होता है, उसे जंगी महकमा कहा जाता है। राइट बरादरान का जहाज़ ख़रीदने पर तैयार हो गया। यानी अमेरिका का जो जंगी महकमा है वो तैयार हो गया कि हम आपसे जहाज़ ख़रीद लेते हैं। और फिर देखते ही देखते राइट बरादरान की शोहरत को पड़ लग गए। यानी उनका चर्चा, उनकी मशहूरी पूरी दुनिया में हो गई। अखबारात में उनके बारे में लंबी लंबी कहानियाँ छपने लगीं। वो हीरो बन गए, जहाँ जाते लोग उनके पीछे जाते। लेकिन दोनों भाइयों को शोहरत से कोई सरोकार नहीं था। यानी वो शोहरत को नहीं चाहते थे, वो सिर्फ़ अपने तजस्सुस को उभारना चाहते थे। अपने तजस्सुस के यानी जो उनको चीज़ अच्छी लगती थी वो उसके बारे में तहकीक करते थे, मुतालिया करते थे और फिर उसको बनाने की कोशिश करते थे। बिलाखिर वो अपने कस्बे में, यानी जहाँ वो रहते थे, वहाँ वापस आ गए और अपने जहाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश में लग गए और उन्होंने दूसरे लोगों को भी जहाज़ उड़ाना सिखा दिया। बिलाखिर क्या हुआ? विल्बर राइट टाइफाइड बुखार में मुब्तला होकर 1912 में दुनिया से कूच कर गया, यानी उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद आरविल ने मरते दम तक अपने जहाज़ का डिज़ाइन बेहतर करने की कोशिश में लगा रहा। यानी भाई की मौत के बाद भी आरविल जो है वो पीछे नहीं हटा और बेहतर से बेहतर जहाज़ बनाने की कोशिश में लगा रहा। बिलाखिर आरविल का इंतकाल 1948 में हुआ। 1948 में हुआ। अब देखिए बेटा, दोनों भाइयों ने कितनी कोशिश की, मुतालिया किया, बार बार कोशिश की और बिलाखिर वो जहाज़ बनाने में कामयाब हो गए। और वो उनकी पहली कोशिश कि जो इंसान सोचता था कि हम फ़िज़ा में कैसे उड़ सकते हैं, उस ख्वाब को उन्होंने पूरा किया। आज हमारे पास बेशुमार जहाज़ मौजूद हैं। खलाई गाड़ियों ने खला की तस्खीर को मुमकिन बना दिया है। लेकिन अमेरिका के शहर वाशिंगटन के फ़ज़ाई व खलाई अजायब घर में रखा गया पहला हवाई जहाज़ हमें याद दिला रहा है कि ये सब राइट बरादरान के पहले कदम की बदौलत मुमकिन हुआ। समझ आ गया बेटा? अब आप जानते हैं आपको PDF फाइल की सूरत में ये काम भिजवाया जा चुका है, तो आप अपने अल्फाज मानी
किताब के सफ़ा नंबर 146 पर देख सकते हैं। ठीक है, किताब के सफ़ा नंबर 146 पर आपको अल्फाज मायनी मिल जाएंगे। ठीक है बेटा जी। अब देखिए हम पहला सवाल देखेंगे। परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी? यानी जब परिंदों को उड़ते देखता था इंसान तो उसके दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी? जी आपने अभी पढ़ा है कि उनके दिल में ख्याल आता था कि वो भी परिंदों की तरह फ़ज़ा में उड़ सकें। ठीक है, उसके बाद राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे? आपने अभी पढ़ा है, राइट बरादरान अमेरिका के रहने वाले थे। राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था? बेटा ये सारे सवालात आपकी किताब में, आपकी PDF फाइल में मौजूद हैं, आप उसको सामने रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था? उनके घर का माहौल अमली और मजहबी था और उन्होंने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहां बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ उनमें तजस्सुस को उभारे वो उनके बारे में खोज लगाएं। ठीक है, समझ आ गया? सवाल नंबर 4 है आपका, बचपन के माहौल ने राइट बरादरान पर कैसा असर डाला? कैसा असर डाला कि बचपन में राइट बरादरान के वालिद ने उन्हें एक खिलौना हेलीकॉप्टर लाकर दिया जिसने राइट बरादरान में तजस्सुस का मादा उबारा और उन्होंने ख़ुद एक हेलीकॉप्टर बनाने का सोचा। यानी यही चीज़ होती है बेटा कि कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कोशिश की और आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 5 है, राइट बरादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया है? यानी आप इस कारनामे से क्या सबक हासिल कर रहे हैं कि मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत है और लगातार मेहनत ही से हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, देखें बार बार इसमें बताया जा रहा है कि मेहनत ज़रूरी है। आप मेहनत करेंगे तभी कामयाब होंगे और लगातार मेहनत करने से ही हम अपने मकसद तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बरादरान की वालदा कैसी खातून थीं? कैसी खातून थीं हमने भी पढ़ा है जी। तालीम याफ्ता खातून थीं, रियाजी और साइंस की माहिर थीं, मुख्तलिफ़ किस्मों के आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थीं और ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थीं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बरादरान का बनाया हुआ खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका? यानी क्यों ना वो आगे जा सका, क्यों ना उड़ सका? जो सबसे पहला खिलौना उन्होंने बनाया था तो क्यों नहीं उड़ा था वो? क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो उड़ ना सका। समझ आ गया बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अराब लगाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अराब लगाएं। ठीक है, अब इसमें पहला है अमली, आइन के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर जज़म, लाम के नीचे ज़ेर, छोटी के ऊपर जज़म, अमली। मुज़ाहिरा, बेटा साथ साथ में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। फ़िज़ा, फ़िज़ा, ठीक है। जुस्तजू, जुस्तजू। नेक्स्ट है तजरीबा, जिसको हम तजर्बा बोलते रहते हैं, ये सही लफ्ज़ है तजरीबा। ठीक है बेटा, समझ आ गया। नेक्स्ट बेटा देखें, आपकी किताब का सफ़ा नंबर 31, किताब का सफ़ा नंबर 31 देखेंगे। आपके MCQs हैं। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यानी आपने राइट का निशान लगाना है। हर
जो सवाल को पूछा गया उसके 4 ऑप्शन हैं। आपने सोच समझ के, अभी हमने रीडिंग की है तो उसके मुताबिक आपने इसको हल करना है। राइट बरादरान की उम्रों में फ़र्क था, कितने साल का फ़र्क था जी? 4 साल का। कितने साल का फ़र्क था? 4 साल का। राइट बरादरान के वालिद थे, क्या थे राइट बरादरान के वालिद? जी, पादरी। क्या थे? पादरी। नंबर 3, विल्बर राइट पैदा हुआ। विल्बर राइट कहाँ पैदा हुआ था? अभी हमने पढ़ा है रियासत इंडियाना में। ठीक है, रियासत इंडियाना में। राइट बरादरान ने दुकान खोली, किसकी दुकान खोली थी? साइकिलों की। किसकी दुकान खोली थी? साइकिल की। जी। हवाई जहाज़ खरीदने में आमादगी जाहिर की, किसने सबसे पहले जहाज़ खरीदने की बात की थी? अभी हमने पढ़ा है जी, वेरी गुड, अमरीकी कंपनी ने। अमरीकी कंपनी ने। राइट बरादरान ने पहली परवाज़ की, कहाँ की थी पहली परवाज़? फ्रांस में। कहाँ की थी? फ्रांस में। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका है, विल्बर का इंतकाल हुआ, किससे हुआ था? टाइफाइड बुखार से। टाइफाइड बुखार से। समझ आ गया बेटा जी। सवाल नंबर 3 है आपका, जुमलों में इस्तेमाल करें। अब बेटा आप जानते हैं, आपको पहले लेक्चर में भी बताया गया है कि जुमले आपने खुद बनाने हैं और वैसे भी आपकी PDF फाइल में ये सारा काम मौजूद है, तो आप सोच समझ के अच्छे और मुनासिब जुमले बनाएंगे। ठीक है। अब सवाल नंबर 4 है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज लिखें। अब बेटा ये आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी कि जब हम वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखते हैं तो हम 4 कॉलम्स बनाते हैं। हम इक्वली 4 कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए पहला वर्ड है तजर्बात, तो आपके जहन में आएगा कि ये क्या है? जमा है। तजर्बात, कि ये जमा है, तो इसका वाहिद क्या होगा? तजर्बा। तजर्बा। नेक्स्ट वर्ड है लम्हा, तो ये वाहिद है लम्हा, तो आप फ़ौरन इसकी जमा लिखेंगे लम्हात। ठीक है। नेक्स्ट है अखबार। अखबार जमा है, इसकी वाहिद क्या है? खबर। ख्याल वाहिद है, इसकी जमा ख्यालात। और नेक्स्ट है कस्बा। कस्बा, कस्बात। ठीक है, समझ आ गए बेटा। नेक्स्ट आपके मुतरादिफ हैं। सवाल नंबर 6, अल्फाज मुतरादिफ। जी, पहला लफ्ज़ है ख्वाहिश। बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि मुतरादिफ से मुराद है हम मायनी, यानी उसके मीनिंग्स भी हम कह सकते हैं कि हम मायनी अल्फाज जो हैं उनको मुतरादिफ कहा जाता है। तो ख्वाहिश क्या मायनी क्या होगा? तमन्ना। क्या होगा? तमन्ना। मसरूफ़, मगन। मुसावी, बराबर। आमादा, रज़ामंदी। आमादा, रज़ामंदी। समझ आ गए बेटा। नेक्स्ट आपका काम है, सबक नंबर 7 है हमारा। सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7 है, मुतज़ाद लिखें। आपका सवाल है मुतज़ाद लिखें। बेटा इसमें आपने पहले भी किया हुआ है, अल्फाज और मुतज़ाद।
ख्वाब हकीकत, यानी हमने उसका उल्ट बताना है। तो ख्वाब का क्या होगा, ख्वाब यानी जो आप देखते हैं उसमें सच कुछ नहीं होता, और मुतज़ाद उसका क्या है, हकीकत, यानी जो सच बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कामयाब, नाकाम, मसरूफ, फारिग, फारिग, खरीदना, बेचना, और शोहरत, शोहरत, गुमनामी, शोहरत का क्या होगा, गुमनामी। समझ आ गया बेटा जी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 33, सफ़ा नंबर 33 पेज नंबर खोलेंगे। आपका सवाल नंबर 9 है, दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और उन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। यानी अब आपने ये नहीं करना कि आगे क्रॉस कर दिया या टिक कर दिया, हमने उसको दुरुस्त करके दोबारा लिखना है। ठीक है, जैसे पहला है विल्बर राइट और आरविल राइट चचाजाद भाई थे। अब आप जानते हैं कि ये चचाजाद भाई थे? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, विल्बर राइट और आरविल राइट सगे भाई थे, यानी वो सगे भाई थे, एक ही वालिद की औलाद थे। आरविल राइट उम्र में विल्बर राइट से बड़ा था। बड़ा था? नहीं, छोटा था। तो हम क्या लिखेंगे, आरविल राइट उम्र में विल्बर राइट से छोटा था। नंबर 3, राइट ब्रादरान की वालदा रियाजी में महारत रखती थीं। रियाजी में माहिर तो थी, लेकिन महारत किस में रखती थी, किस चीज़ को वो यानी समझती थी कि वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, राइट ब्रादरान की वालदा साइंसी आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी। ठीक है। नंबर 4, मिल्टन राइट और आरविल राइट भाई थे? भाई थे? नहीं, मिल्टन राइट और आरविल राइट बाप बेटा थे। मिल्टन राइट फादर था आरविल राइट का, तो बाप बेटा थे। राइट ब्रादरान के घर में एक लाइब्रेरी थी। हमने अभी पेज नंबर 28 पे पढ़ा है, कितनी लाइब्रेरियाँ थी? 2। तो हम क्या लिखेंगे, राइट ब्रादरान के घर में 2 लाइब्रेरियाँ थीं। समझ आ गया बेटा? अब बेटा कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि आप अपनी एक्टिविटी में देख सकते हैं। क्या आपको मालूम है हवाबाज में बाज का क्या मतलब है? आपने बाजी का लफ्ज़ भी पढ़ा है। जान की बाजी लगाना यानी बाजी जीतना या बाजी हारना। बाजी के मायने हैं खेल और बाज के मायने हैं खेलने वाला। यूँ हवाबाज के मायने हुए हवा से खेलने वाला। हवाबाज के क्या मायने हैं? हवा से खेलने वाला। हवा से खेलने वाला। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज बेटा दिए हमें जिनके हमने मायने देखने हैं। जैसे सबसे पहला है खलाबाज। तो खलाबाज का क्या होगा जी? खला से खेलने वाला। खला से खेलने वाला। जांबाज। जांबाज। तो जांबाज का क्या मायने होगा? जां से खेलने वाला। जां से खेलने वाला। नेक्स्ट आपका है बेटा धोखेबाज। धोखेबाज। तो इससे फ़ौरन हमें पता चल जाएगा कौन किसके बारे में बात हो रही है, जो हमें धोखा दे रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? धोखा देने वाला। धोखा
देने वाला। ठीक है, और नेक्स्ट है रास्तबाज। रास्तबाज, रास्त का मतलब होता है सच बोलने वाला, तो हम रास्तबाज क्या लिखेंगे? सच बोलने वाला। रास्त का मतलब होता है सच, तो रास्तबाज सच बोलने वाला। ठीक है बेटा, समझ आ गया जी। आपका ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपकी रहनुमाई की जा सके। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।